अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने काफ़ी टाइम पहले हुजूर की बायोग्राफ़ी के बारे में वीडियो बना के स्टार्टिंग की थी। तो मैं उसी की सीरीज़ को आगे चला रहा हूँ। और जो मेरा चेहरा थोड़ा गीला दिख रहा होगा आपको वीडियो में, बेसिकली मैं अभी वज़ू करके आया हूँ। और अब मैं इस बुक को, जिसका नाम है द सील्ड नेक्टर, ठीक है ना, अर्रहीकुल मख्तूम, तो ये वाली बुक जो है, मैं इसको पूरा पढ़ने वाला हूँ। ठीक है। और मतलब इसका कुछ कुछ हिस्सा रोज़ डाले करूँगा मैं, और आपके सामने इसको पढ़ूँगा आपके साथ। तो आप लोग मेरे साथ इसको पढ़ें और हम सब मिलके साथ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे साथ इस किताब को पढ़ें। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहले थोड़ा बोरिंग होगा। मतलब बेसिकली क्या है ना कि इसमें जैसे हुजूर की ज़िंदगी को बताने से पहले वहाँ की जो भूभाग है ना, मतलब जैसे वहाँ का जो रीजनल एरिया है, जो वहाँ का क्षेत्र है, जो वहाँ पे मतलब कैसा है, वहाँ पे कौन कौन सी कौमें हैं, कौन कौन सी बिरादरियाँ हैं, वहाँ की मान्यताएं क्या हैं, आस्थाएं क्या हैं, वहाँ किसके पास पहले पावर थी, हुजूर से पहले वहाँ पे कैसा ज़माना रहा। ठीक है। सऊदी अरब मतलब अरब जो बना, वो अरब कैसे बना, उसके आसपास लोग कब आए, तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही रोमांचक होगा। आप एक पूरी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे जब इसको साथ में मेरे साथ पढ़ेंगे। आपको लगेगा उस ज़माने में आप भी हैं और हम उसे अपनी आंखों के साथ इमेजिन कर पाएंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब भूभाग और कौमें, वहाँ पे कौम कौन सी थी और वहाँ का क्षेत्रफल, वहाँ का जियोग्राफी क्या थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वास्तव में रब के उस संदेश के व्यवहारिक प्रतिबिंब है का नाम है, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी ग्रोह के सामने रखा था और जिसके द्वारा इंसान को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में और बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल कर दिया था। चूँकि इस पाक सीरत का पूरा नक्शा खींचना संभव नहीं है जब तक कि रब के उस पैगाम संदेश के उतरने से पहले के हालात और बाद के हालात का मुकाबला ना किया जाए। इसलिए असल वार्ता से पहले इस अध्ययन में इस्लाम के पहले की अरब कौमें और उसके हालात बताते हुए उन हालात का चित्र दिया जा रहा है जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे। मतलब एक्चुअल में वहाँ पे कंडीशन क्या थी, जहाँ पे जिस टाइम पे अपने हुजूर भेजे गए थे, तो वहाँ पर कैसा, मतलब वो ज़माना कैसा था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अरब का भूभाग। अरब शब्द का असली में अर्थ तो है बिना घास वाली वीरान ज़मीन। पुराने समय में ये शब्द अरब प्रदीप और उसमें बसने वाली कौमों के लिए बोला गया था। मतलब अरब समझ गए। अरब के पश्चिम में लाल सागर और सीना प्रदीप है। पूरब में अरब खाड़ी और दक्षिण इराक एक बड़ा भाग है। दक्षिण में अरब सागर और है, जो वास्तव में हिंद सागर का फैलाव है। और उत्तर में शाम मतलब सीरिया देश है, जिसकी हद तक उत्तरी इराक है। इनमें से कुछ सीमाओं के बारे में मतभेद भी है। कुल क्षेत्र का अंदाज़ा 10 लाख से 13 लाख वर्ग मीटर तक किया गया है। ठीक है। ये इसका बेसिकली अरब का जो बाउंड्रीज हैं। अरब प्रदीप प्रकृति और भूभाग दृष्टि से बड़ा महत्व रखता है। आंतरिक रूप से ये हर तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह ऐसी सुरक्षित किला बन गया कि बाहरी कौमों के लिए उस पर कब्जा करना और अपना प्रभाव फैलाना बहुत कठिन है। यही वजह है कि अरब के मध्य के निवासी प्राचीन समय से अपने तमाम मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये ऐसी
दो महान शक्तियों के पड़ोसी थे कि अगर वह ठोस प्राकृतिक रुकावट न होती तो उनके आक्रमण को रोक लेना अरब वासियों की बस की बात न थी। मतलब अरब के पास में ना रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोनों थे। वो दोनों जब मर्जी चाहते इनको हरा सकते थे, लेकिन क्या है ना कि जब वहाँ पे मतलब नेचुरल जो कंडीशन है, रेगिस्तान है, हीट है, गर्मी है, तो इसलिए वो उन्होंने भी कभी इस तरफ मतलब लड़ने का, जीतने का सोचा नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। बाहरी रूप से अरब परिद्वीप पुरानी दुनिया के तमाम मालूम महाद्वीपों के बीचों बीच स्थित है और जल पानी दोनों रास्तों में उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके जो उत्तर पश्चिमी कोना अफ्रीका महाद्वीप से प्रवेश करने का दरवाज़ा है। उत्तर और पूर्व कोना यूरोप की कुंजी है। पूर्व कोना ईरान है। मध्य एशिया है। दूर पूर्व के दरवाजे खोलता है और भारत और चीन तक पहुंचता है। इसी तरह हर महाद्वीप समुंदर के रास्ते से भी अरब महाद्वीप से जुड़ा हुआ है और उनके जहाज अरब बंदरगाहों पर सीधे आकर रुकते हैं। इस भौगोलिक स्थिति की वजह से अरब प्रायद्वीप की उत्तरी और दक्षिणी कोनों विभिन्न कौमों के ठिकाने और व्यापार, संस्कृति, कला व धर्मों के लेन देन का केंद्र रह चुका है। इसके अंदर हिंदी ना काफ़ी यूज़ करी गई है, बिकॉज कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ख़ासकर इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, जिनको उर्दू बहुत अच्छी तरह नहीं आती, वो भी समझ सकें। ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अरब। अभी हमने पढ़ा अरब का ज्योग्राफी, अरब की कैसी थी, उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। अब हम पढ़ेंगे अरब में जातियाँ कौन कौन सी रहती थी। ठीक है ना। तो इतिहासकारों ने नस्ल की दृष्टि से अरब कौमों के तीन किस्में बताई हैं, 3। ठीक है, अरब बाइदा, अरीबा और मुस्तारबा, ये 3 कौमें हैं अरब में। यानी बाइदा वो हैं, यानी वो पुराने अरब कबीले और कौम जो बिल्कुल ख़त्म हो गई और उनके बारे में ज़रूरी बातें भी मालूम नहीं, जैसे आद, समूद, तस्म, जदीद, अमालिका और वगैरह। ये वो कौमें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, इनका कोई मतलब, इनका पता नहीं है। ठीक है। और अरबी दूसरी कौम है अरब आरीबा, यानी वह अरब कबीले जो यारूब बिन यसजब बिन कहतान की नस्ल से हैं। इन्हें कहतानी अरब कहा जाता है। ये बेसिकली एक नाम है, बड़ा नाम है, उनके नस्ल से लोग हैं, उनको कहा जाता है। अरब मुस्तारदा, यानी वह अरब कबीले जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कौम से। अरब अरीबा यानी कहतानी अरब की असल जगह यमन देश है। यहीं उनके परिवार और कबीले अलग अलग ब्रांचों में फूटे, फैले और बढ़े। इनमें 2 कबीले बड़े हैं। अब देखो क्या हो रहा है ना, जो अरीबा कबीला है, देखो बाइदा उसमें कोई बचा नहीं, अबीदा उसमें मतलब बचे हैं लोग, और मुस्तारदा जो है कबीले वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के। जो अरीबा कबीला है ना, अब उसकी शाखें फूट रही हैं, उसकी ब्रांचेस पहली है हिमयर और दूसरी है कलहान। हिमयर जो है वो है जैसे इनकी जो प्रसिद्ध शाखाएं हैं, जो हिमयर की जो ब्रांचेस हैं आगे, वो हैं जैदुल जमहूर, क़ुज़ाआ और सकासिक। ये जो है उसकी फेमस ब्रांचेस हैं, किसकी, हिमयर की। और फिर दूसरा है कलहान, जिसकी प्रसिद्ध शाखाएं हमदान, अनमार, तई, मजहीज़, किंदा, लख्म, जुज़ाम, अज़द, औस, खजरज और औलादे जफना हैं, जिन्होंने आगे चलकर साम देश के हर और बादशाही कायम की और आले गुस्तान के नाम से मशहूर हुए। बेसिकली क्या है ना, क्या कौन कौन सी कौमें कब कब थीं, उन्होंने क्या क्या किया, इस बारे में हमें ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे बेसिकली चल क्या रहा है, किस तरीके से ये हम वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की लोकेलिटी को समझ पाएंगे उस ज़माने की। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। आम कलहानी कबीलों ने बाद में यमन छोड़ दिया और अरब से अलग
अलग भागों में फैल गए। उनके आम तौर से वतन छोड़ने की वाकई सैल अरीम से कुछ पहले उस वक्त पेश आया था। अब देखते हैं आगे कैसे। रूमियों ने मिस्र और शाम पर कब्जा करके यमन वालों के व्यापार को समुद्री रास्ते पर अपना कब्जा जमा लिया और थलीय मतलब ज़मीनी इस रास्तों की आसानी गारत करके अपना दबाव इतना बढ़ा दिया कि कहानियों का व्यापार नष्ट हो गया। कुछ आश्चर्य नहीं कि कलहानी और हिमयारी परिवारों में नोक झोंक भी रही हो और यह भी कलहानियों के वतन छोड़ने की एक असरदार वजह बनी हो। इसका इशारा इससे मिलता है कि कलहानी कबीले ने तो वतन देश छोड़ दिया, लेकिन हिमयर कबीला अपनी जगह बाकी रहे। बेसिकली दो कबीले थे, उनमें हो सकता है नोक झोंक भी रहती हो, तो वो चले गए। तो ये जो कबीले सऊदी अरब से निकल के बाहर चले गए थे, उनके बारे में जिक्र चल रहा है, उनके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो जिन कलहानी कबीले ने वतन छोड़ दिया उनकी 4 किस्में की जा सकती हैं। जिन्होंने देश छोड़ा था, अरब छोड़ दिया था, तो उनकी 4 किस्में हैं। पहली है अज़द, दूसरी है सलबा बिन अम्र, तीसरी है हारिसा बिन अम्र, चौथी है इमरान बिन अमर। ठीक है ना। अज़द जो है उन्होंने अपने परिवार इमरान बिन अज़र माज़किया की सलाह पर वतन देश छोड़ दिया। पहले तो ये यमन में एक जगह से दूसरी जगह रहते थे और हालात का पता लगाने के लिए आगे आगे चलने वाली टुकड़ियों को भेजते रहे, लेकिन अंत में उत्तर की ओर चले और अलग अलग शाखाएं घूमते घुमाते अलग अलग जगहों पर हमेशा के लिए रहने लगे। इसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। तो बेसिकली जो एक अज़दा करके जो कौम है, तो उसने बाहर विदेश में रहना शुरू किया, सऊदी अरब से निकल के बाहर। तो इससे पहले जो हिजाज का रुख किया और सलाबी इसने पहले तो हिजाज का रुख किया और फिर सलाबिया और ज़िकार के बीच रहने सहने लगे। जब उसकी औलाद बड़ी हो गई और ख़ानदान मजबूत हो गया तो मदीने की तरफ कूच किया और उसी को अपना वतन बना लिया। इसी सलबा की नस्ल से औस और खजरज हैं, जो सलबा के बेटे हारिस के बेटे हैं। ये इस तरीके से हम वहाँ सीख रहे हैं कि आप बेसिकली हारिस बिन अमर, इमरान बिन अमर, नसर बिन अज़द, जफना बिन अम्र, ये सब जो हैं उनके बेटे हैं, यानी खुजाज़ा और उनकी संतानें। ये लोग अब पहले हिजाज भूभाग में घूमते घुमाते मुरहज़रान में ठहरे, फिर हरम का धावा बोल दिया और बनु जुरहुम को निकालकर खुद मक्का में रहने लगे। बेसिकली अब देखो मक्का के अंदर आ गए ये लोग, ये बेसिकली बाहर से आ रहे हैं जो मक्का में रहने वाले हैं। ठीक है ना। इमरान बिन अमर इसने और इनकी संतान ने उमरा में रहना शुरू किया, इसलिए लोग इसे अज़द ओमान कहते हैं। नसर बिन अज़द इससे ताल्लुक़ रखने वाले कबीलों ने तिहामा में निवास किया। ये लोग अज़द सुनुआ कहलाते हैं। जफ़ान बिन अमर इसमें शाम सीरिया का रुख किया और अपनी संतान समेत वहीं ठहर गया। यही आदमी गस्सानी बादशाह का पूर्वज है। इन्हें आले गस्सान इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने शाम जाने से पहले हिजाज में गस्सान नाम के एक चश्मे पर कुछ दिन पड़ाव किया था, तो इनका लक़ब पड़ गया बेसिकली इस तरीके से। लखम व जुज़मा इन्हीं लाखमियों में नसर बिन रबिया था, जो हियारा के बादशाहों आले मुंजीर का पूर्वज है। तो बेसिकली क्या है ना, ये बहुत पहले के लोग हैं, इनके बाद जो नस्ल आएंगी वो कहीं कहीं की बादशाह बनेंगी, तो उस बारे में चर्चा हो रही है ये। ठीक है। बनु तई इस कबीले ने बनु अज़द के वतन छोड़ देने के बाद उत्तर का रुख किया और अज़ा और सलमान नामी 2 पहाड़ियों के चारों ओर स्थायी रूप से बस गए। यहाँ तक कि ये दोनों पहाड़ियाँ ताई कबीले के ताल्लुक़ से मशहूर हो गईं। अब है आगे किंदा। ये लोग पहले
बहरीन वर्तमान अल अहसा में ठहरे, लेकिन मजबूरी में वहाँ से हज़रमौत गए। वहाँ भी अमान न मिली और अंत में नजद में डेरे डालने पड़े। यहाँ इन लोगों ने जोरदार शासन की बुनियाद रखी, पर इस शासन को दृढ़ता न मिली और इनके निशान जल्द ही ख़त्म हो गए। कल्हान के अलावा हिमयार का भी सिर्फ एक कबीला कुज़ा ऐसा है जो इसके हिमयरी होने में भी मतभेद है, जिसमें यमन के वतन छोड़कर इराक सीमियों में बदियतुस्सामा में रहना सहना शुरू किया। अरब मुस्तरबा ये कौन है और इनके बारे में किस तरीके से आगे है, तो मैं अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इसके बाद मैं अगली वीडियो में पढ़ूँगा। देखिए थोड़ा बोरिंग लगेगा शुरू में, लेकिन अब क्या है ना, क्या हमें कबीले के बारे में पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। पहले हमने देखा ज्योग्राफी, फिर वहाँ पे कबीले कौन कौन से कबीले कहाँ देश में आए, कौन से गए, तो ये बेसिकली नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। ये पूरी बुक रीडिंग है, तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम दो सीखेंगे। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम सब लोग अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा।